नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, सैफ अली खान पर हुए हमले की, देखेंगे दिल्ली में बढ़ती सियासी सरगर्मी को, बिहार एनडीए में बढ़ते टकराव को, जानेंगे कैसे किसान बढ़ाएंगे मोदी सरकार की मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की दी मंजूरी, 2026 से होगा लागू, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कोयला घोटाला मामले की सुनवाई से हटे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथन, बोले इसी केस का रह चुका वकील, सीजेआई खन्ना 10 फरवरी को बनाएंगे नई बेंच। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का मतलब आरोप पर क्लीन चिट नहीं, फिर दोहराई जेपीसी की मांग। शेयर बाजार में तेजी, 318 अंकों की तेजी के साथ 77,042 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 98 अंकों की तेजी के साथ 23,311 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थे सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा था। राहुल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर भागवत ने यह बयान किसी और देश में दिया होता तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। राहुल के बयान पर बीजेपी बौखला गई और दावा किया कि राहुल भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल ने जो बयान दिया उसके मायने क्या हैं? क्योंकि यहाँ भी बीजेपी ही घिरती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए कहा था कि ये मत सोचो कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम बीजेपी या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों का मुंह बंद करके देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। बता दें कि राहुल ने कहा था कि हमारी लड़ाई भारतीय राज्य से है, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रचार शुरू हुआ कि राहुल भारत सरकार से लड़ने की बात कह रहे हैं। जेपी नड्डा ने दावा किया कि राहुल गांधी की स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रशंसा करता हूं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जो भारत को बदनाम और अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो राहुल ने कहा, क्या नड्डा वो समझ पा रहे हैं या फिर उन्होंने राहुल के बयान के मायने अपने हिसाब से निकाल लिए हैं? भारतीय राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 12 में लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार और अन्य संस्थाओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है और इसके दायरे में आने वाली संस्थाओं का उल्लेख करता है। इसमें ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी जांच एजेंसियां शामिल हैं, तो निकाय और पंचायतों को भी शामिल किया गया है। समय के साथ अनुच्छेद 12 की व्याख्या का विस्तार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परिभाषा के तहत निजी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया है। इससे नागरिकों को ऐसे निकायों को जवाबदेह ठहराने का रास्ता मिल गया है। इससे उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए न्याय पाने में मदद मिली है। साफ है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि कोर्ट के फैसले में उसे न्याय नहीं मिला तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने कोर्ट के खिलाफ जंग छेड़ दी है। राहुल ने जो कहा वो भारतीय राज्य के बारे में कहा, भारत या भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं की, जैसा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं। यानी साफ है कि बीजेपी झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। राहुल के बयान ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो परेशानी में सैफ अली खान भी घिर गए हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर पर घुसकर चाकू से हमला किया गया। घटना मुंबई की खार स्थित गुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे हुई। इस हमले में एक्टर को 6 जगह चाकू लगा था। घायल सैफ को रात में ही लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में हमला हुआ। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उतमानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित ने दावा किया कि एक हमलावर की पहचान कर ली गई है। वह चोरी के इरादे से घर में घुसा था। हमलावर सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और हमले के बाद सीढ़ियों से ही भागा। डीसीपी ने बताया कि सैफ अली खान खार के फॉर्च्यूनर हाइट्स में रहते हैं।
कल देर रात एक व्यक्ति सैफ के घर में घुसा और मीट से बहस की। जब एक्टर ने उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो उसने सैफ पर हमला कर दिया। इस हमले में वे घायल हो गए। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने हमलावरों की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई हैं। वहीं क्राइम ब्रांच ने भी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमों का गठन किया है। सैफ पर हमले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सैफ का मकान बांद्रा के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आम लोगों की तो बात छोड़िए, यहाँ की जिन मशहूर हस्तियों के पास अपनी सुरक्षा है वह भी सुरक्षित नहीं है। 15 जनवरी को पीएम मोदी का दौरा था। पूरी पुलिस पीएम की सुरक्षा में थी। सरकार को मुंबई की सुरक्षा की चिंता नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहले बाबा सिद्दीकी की जान ली गई और सलमान के घर के बाहर फायरिंग की गई और अब सैफ पर हमला एक और हाई प्रोफाइल केस है। कांग्रेस ने भी इस मामले में फडणवीस पर सीधा हमला किया है, तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सफाई आई है कि सैफ पर हमले का मतलब ये नहीं है कि मुंबई सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दिल्ली सहित पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने दिल्ली सहित बाकी राज्यों और बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर कड़े सवाल किए। वहीं मोदी सरकार से इस्तीफा भी मांग लिया। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राज्य का सियासी पारा बढ़ता ही चला जा रहा है। गुरुवार 16 जनवरी को बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट भी जारी कर दी। कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट में तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और रोहतास नगर से सुरेश वाटी चौहान को मैदान में उतारा। इसके साथ ही कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया। वहीं इसके साथ ही आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया कि बीजेपी ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत मुझ पर, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर ईडी के जरिए फर्जी केस बनाया था। इसके लिए बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से माफी मांगनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी परवेश वर्मा मामले को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। केजरीवाल ने लिखा कि पूरी दुनिया कह रही है कि खुलेआम पैसा और सामान बांटा जा रहा है, पर चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्हें सबूत और गवाह नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी नेता परवेश वर्मा को लेकर आरोप लगे थे कि उन्होंने दिल्ली में वोटरों को लुभाने के लिए पैसे, साड़ी और तमाम चीजें बांटने का काम किया है। यानी देखा जाए तो वोटिंग की तारीख नजदीक आते आते दिल्ली चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार सवालों के घेरे में है, तो बिहार की सियासत में भी हलचल तेज है। नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच अब एनडीए ने जेडीयू के साथ ही बड़ा खेल कर दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे लेकर बीजेपी हाईकमान भी टेंशन में दिखाई दे रहा है। तो क्या एनडीए में होगी बड़ी टूट, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दही चूड़ा भोज के आयोजनों के बीच एनडीए में बड़ी टूट के आसार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जेडीयू के साथ ही बड़ा खेल कर दिया है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले सीवान के खान ब्रदर्स अब चिराग पासवान के साथ आ गए हैं। अयूब खान और रईस खान ने एलजेपीआर की सदस्यता ले ली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश को मनाने में हर दांव फेल होने के बाद अब बीजेपी ने उन पर दबाव बनाने के लिए ये नया पैंतरा अपनाया है। इससे पहले भी जिस तरह से चिराग पासवान के घर दही चूड़ा भोज पर नीतीश के पहुंचने पर चिराग ही गैर मौजूद रहे, उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी के इशारे पर चिराग ने जानबूझकर नीतीश से दूरी बनाई हुई है। और अब ऐसे में नीतीश कुमार इस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन केवल नीतीश ही बीजेपी की टेंशन नहीं बढ़ा रहे, बल्कि और भी सहयोगियों से एनडीए को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए से 20 सीट मिलनी चाहिए, जबकि उनके कार्यकर्ताओं की माने तो उन्होंने 40 सीटों का दावा कर रखा है। इस पर मांझी ने आगे कहा कि पटना के गांधी मैदान में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस पर फैसला करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से एनडीए में खींचतान की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं लालू यादव के बयान के बाद पशुपति पारस के भी महागठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। साफ है कि एनडीए मुश्किलों से घिर गया है। एनडीए मुश्किलों से घिर गया है तो किसान केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इस कूच में 101 किसान शामिल होंगे। वहीं इसके साथ खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। तो किसान कब करने वाले हैं दिल्ली कूच और क्या है डल्लेवाल की सेहत को लेकर अपडेट,
जानिए इस रिपोर्ट में। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान 21 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जनवरी को होने वाले इस दिल्ली कूच में 101 किसान शामिल होंगे। पंधेर का कहना है कि केंद्र सरकार अभी तक बातचीत का मन नहीं बना पाई है और इसलिए हम आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी दी है कि उनके पीएम रहते ही किसान देश में एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून लागू करवा कर रहेंगे। बता दें कि किसान इससे पहले भी दिसंबर महीने में 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन तीनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक लिया। बता दें कि एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर 11 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं लगातार 52 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें बोलने में भी दिक्कत हो रही है। उनके बीपी में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच डल्लेवाल ने भी साफ कर दिया है कि जब तक मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुनती तब तक वो इलाज नहीं कराएंगे। अब देखना होगा कि किसानों का ये आंदोलन आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है। किसानों ने मोदी सरकार की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़नी तय है। तो मुश्किल में महाराष्ट्र की एनडीए सरकार भी दिखाई दे रही है। महायुति गठबंधन में शामिल दलों के बीच खटपट बढ़ गई है। महायुति में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिखाई दे रहा और अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे डिप्टी सीएम अजीत पवार फडणवीस पर भड़क उठे। अजीत पवार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में महायुति में खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब इन खबरों पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने 2 मंत्रियों की फाइलों को सीएम कार्यालय से हरी झंडी नहीं मिलने से नाराज हैं। अजीत गुट के मंत्री हसन मुश्रीफ और बाबा साहेब पाटिल ने अपने विभागों को लेकर कुछ फैसले किए थे, लेकिन इनके काम के बीच में सीएम देवेंद्र फडणवीस रुकावट बनकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे रोक दिया। इसको लेकर अजीत गुट भड़का हुआ है। अजीत पवार ने अपने बंगले पर विधायकों के साथ हुई मीटिंग में अपनी नाराजगी जाहिर की। अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि देवगिरी स्थित मेरे आवास पर पार्टी विधायकों के साथ एक जरूरी बैठक हुई। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद अजीत पवार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महायुति में शामिल दलों को इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ना है तो इसमें शामिल सभी दलों को आपस में समन्वय बनाकर चलना होगा। उनके मुताबिक किसी भी फैसले को रद्द करने से पहले इस पर विचार विमर्श जरूरी है। ऐसे में अगर अजीत पवार की बात नहीं मानी जाती है तो ये तय माना जा रहा है कि महायुति गठबंधन टूट जाएगा और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि महायुति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अजीत पवार ने फडणवीस को चेतावनी दे दी है तो अमेरिकी लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे को लेकर बाइडेन ने भी चेतावनी दी है। अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले उनके बयानों को लेकर पूरी दुनिया टेंशन में दिखाई दे रही है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों में भी चिंता साफ नजर आ रही है। बाइडेन ने अमेरिका में हो रहे बदलावों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। तो क्या कुछ कहा है बाइडेन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता सौंपने से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन पर तीखा हमला किया है। बाइडेन ने अमेरिका के लोकतंत्र को संकट में बताते हुए गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका में अमीरों के एक छोटे वर्ग का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इससे देश के लोकतंत्र पर खतरा पैदा हो रहा है। उनके इस बयान को टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की कैबिनेट में मस्क की भागीदारी देखी जा रही है और इस बीच जिस तरह के बयान ट्रंप दे रहे हैं, हर जगह अमेरिका के कब्जे की बातें कह रहे हैं, ऐसे में बाइडेन ही नहीं पूरी दुनिया टेंशन में दिखाई दे रही है। अपनी फेयरवेल स्पीच के दौरान बाइडेन ने कहा कि आज अमेरिका में अत्यधिक धन, शक्ति और प्रभाव वाला एक कुलीन तंत्र आकार ले रहा है। अब मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ताकत सिमट कर रह गई है, जो ठीक नहीं है। अगर सत्ता के उनके दुरुपयोग को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो इसके खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। ये सचमुच हमारे पूरे लोकतंत्र, हमारे मूल अधिकारों को खतरे में डाल रहा है। इसके साथ ही बाइडेन ने गलत सूचनाओं और स्वतंत्र मीडिया पर पड़ते दबाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हो रही है, सच्चाई झूठ के नीचे दबाई जा रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इससे निपटना बहुत जरूरी है। हालांकि बाइडेन का पूरा भाषण ट्रंप की नीतियों और उनके सहयोगियों के इर्द गिर्द ही रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।